वेलकम टू MWA। आज है 5 मई 2026 और 5 मई करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और क्लास, आज के इस महा रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं आज की पहली हेडिंग पर, जो है मई के महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे। राइट। अब अगर हम सीक्वेंस देखें तो 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। जी। फिर आता है 2 मई, जिस दिन विश्व टीना दिवस होता है। 3 मई को है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ यानी लेपर्ड दिवस। और 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी फायर फाइटर्स डे और कोयला खानिक दिवस। अब देखिए क्लास, यहाँ पर सिर्फ दिन रट लेना काफी नहीं है। एग्जाम के नजरिए से इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे 2 मई को जो ट्यूना दिवस है, ट्यूना बेसिकली एक प्रकार की मछली है। हाँ, और बहुत डिमांड में रहती है। बिल्कुल। और इसकी ओवरफिशिंग से मरीन इकोसिस्टम पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए ये दिन इम्पोर्टेंट है। और वहीं 3 मई का प्रेस स्वतंत्रता दिवस देखें तो एक आज़ाद प्रेस किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होती है। इंडेक्स की रैंकिंग यहाँ से डायरेक्ट पूछी जाती है। एग्जैक्ट एग्जाम रेलेवेंस वाली बात की आपने। तो क्लास, इन दिनों को याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। सुनाइए। ट्रिक ये है कि एक मजदूर ने 2 टूना मछलियां खाकर 3 तेंदुओं की फोटो खींची और 4 अग्निशामकों को बचा लिया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही विजुअल और मजेदार ट्रिक है ना? तो बस इस सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए क्लास, इसी ट्रिक पर एक क्विक MCQ क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी। सवाल नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? सोच लीजिए क्लास। सही उत्तर है 4 मई। और सवाल नंबर 2, विश्व टूना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मछलियां हैं ना, 2 मई। बिल्कुल सही। तो चलिए अब तारीखों को याद करने के बाद सीधे खेल के मैदान में चलते हैं। हाँ, तो हमारी दूसरी हेडिंग है खेल जगत एवं विजेता 2026। यहाँ 3 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, मैड्रिड ओपन का महिला एकल खिताब जो जीता है यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक ने। राइट। दूसरा है उबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे साउथ कोरिया ने जीत लिया है। और तीसरा, एक थोड़ी दुखद खबर है, एलेक्स जनाडी का निधन हो गया है। ये इटली के पूर्व F1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण विजेता थे। देखिए, एलेक्स जनाडी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक F1 एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। बाप रे। हाँ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो हैंड साइकिलिंग में आए और पैरालंपिक में आकर गोल्ड मेडल जीता। ये एग्जाम और लाइफ दोनों के लिए एक बड़ा लेसन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो क्लास को हाईलाइट करना है वो है उबर कप। जी, मैं मैं रिपीट कर रही हूँ, उबर कप। ये बैडमिंटन से जुड़ा है और अक्सर डायरेक्ट पूछा जाता है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, बैडमिंटन। बिल्कुल क्लियर। तो इसको याद रखने की ट्रिक सुनिए। इटली के एलेक्स ने साउथ कोरिया से उबर मंगवाई और मार्ता को मैड्रिड भेजा। ब्रिलियंट। तो क्लास, टाइम फॉर द क्विज। पहला सवाल, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता? मैड्रिड कौन गया था? मार्ता, यानी मार्ता कोस्ट्यूक। सही जवाब। और दूसरा सवाल, उबर कप 2026 किस देश ने जीता है? सही उत्तर है साउथ कोरिया। चलिए खेलों से निकलकर अब थोड़ा कॉर्पोरेट और सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। यह हमेशा स्कोरिंग सेक्शन होता है। एकदम। तो पहली नियुक्ति है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष की, जो बने हैं मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी। फिर चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं विक्रम डोराईस्वामी। ओके। RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त हुए हैं रोहित जैन। और टेक जायंट एप्पल के नए CEO बने हैं जॉन टर्नस। अब इन नियुक्तियों का असर समझते हैं। देखिए, एक राजदूत यानी एम्बेसडर का काम क्या होता है? वो 2 देशों के बीच एक ब्रिज होता है। खासकर चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ डिप्लोमेटिकली डील करना बहुत क्रूशल होता है। सही बात है। और वहीं अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसकी इकोनॉमी कई देशों से बड़ी है। तो CEO बदलने का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडियन मार्केट पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो क्लास, इसकी भी ट्रिक नोट कर लीजिए। रोहित ने विक्रम को चीन भेजा, जहां प्रसून ने जॉन को कॉल किया।
रोहित मतलब आरबीआई, विक्रम गए चीन और प्रसून ने एप्पल वाले जॉन को कॉल किया। परफेक्ट। चलिए मॉक टेस्ट के सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 1, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। राइट। क्वेश्चन 2, एप्पल के नए सीईओ कौन है? सही उत्तर जॉन टर्नस। अब इंसान तो यहाँ अपॉइंट हो गए, लेकिन हमारी अगली हेडिंग बताती है कि प्रकृति अपना ही अलग खेल खेल रही है। हेडिंग है भूगोल एवं पर्यावरणीय आपदाएं। यहाँ से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। जी, तो 4 बड़े फैक्ट्स हैं। पहला, कोलंबिया की मैग्डेलेना नदी में 80 आक्रामक हिप्पोस को मारने का आदेश दिया गया है क्योंकि वहां इकोसिस्टम खतरे में है। ये बहुत बड़ा इशू है। पर मेरा एक डाउट है, इन बेचारे हिप्पोस को क्यों मारा जा रहा है? अच्छा सवाल है। देखिए क्लास, यहाँ एक डेफिनेशन आती है इन्वेजिव स्पीसीज की, यानी आक्रामक प्रजाति। ये हिप्पोस कोलंबिया के नेटिव नहीं है, इन्हें बाहर से लाया गया था। अच्छा। हाँ, अब जब कोई प्रजाति ऐसे नए माहौल में आती है जहां उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर यानी शिकार करने वाला ना हो, तो उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है और वो वहां के ओरिजिनल इकोसिस्टम को, पेड़ पौधों को, मछलियों को तबाह कर देते हैं। एग्जाम के लिए इन्वेजिव स्पीसीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह, मतलब ये वहां के एनवायरनमेंट को खा रहे हैं। तो ट्रिक नोट कीजिए क्लास, कोलंबिया के हिप्पो फिलीपींस के मायोन और इटली के एटना ज्वालामुखी से डरकर भागे। बहुत आसान हो गया ये तो क्विज का सवाल, आक्रामक हिप्पोस की आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डलेना नदी कहाँ है? सही जवाब है कोलंबिया। और दूसरा सवाल, मायोन ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ? उत्तर है फिलीपींस। अभी हमने येलोस्टोन पार्क की बात की थी, तो वहीं से लिंक करके सीधे चलते हैं यूएसए की तरफ। अगली हेडिंग है अमेरिका विशेषांक। चलिए देख लेते हैं अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मकसद होर्मुज़ जलदमरूदीय यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालना है। दूसरा अपडेट, उन्होंने H-1B वीजा को 3 साल के लिए स्थगित यानी सस्पेंड कर दिया है। ये इंडियंस के लिए काफी बड़ा झटका है। बिल्कुल। तीसरा फैक्ट, सिप्री रिपोर्ट आई है जिसमें रक्षा खर्च में अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत 5वें स्थान पर। और चौथा पॉइंट, भारत और यूएस के बीच के प्रमुख युद्धाभ्यास हैं कोप इंडिया, टाइगर ट्रियम्फ, वज्रप्रहार और युद्धाभ्यास। क्लास, इसमें सिप्री रिपोर्ट का डेटा एग्जाम में सीधा हिट करता है। याद रखिए, डिफेंस स्पेंडिंग में इंडिया 5th रैंक पर है। और ये जो H-1B वीजा सस्पेंड हुआ है ना, हाँ, इसका क्या असर होगा? इसका असर सीधा हमारे IT प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अमेरिका जाकर काम करना चाहते थे। इससे ग्लोबल टेक टैलेंट की मूवमेंट रुक जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की सिंपल ट्रिक सुनिए। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए टाइगर की तरह वज्रप्रहार किया और H-1B को रोक दिया। ग्रेट। चलिए MCQ राउंड। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की? अमेरिका ने। सही। और सिप्री रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 5वां। अब जब अमेरिका की बात इतनी हो ही रही है, तो थोड़ा अपनी पॉलिटी रिवाइज कर लेते हैं। अगली हेडिंग है संविधान अमेरिकी स्रोत, यानी भारत के संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है। ये पॉलिटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। जी, तो 4 चीजें लिस्ट में हैं। पहला, प्रस्तावना का विचार यानी प्रियम्बल कॉन्सेप्ट। दूसरा, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। जी। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। जी। और चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका व न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। इसमें मैं जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून को चेक करे और रद्द कर दे। ये पावर डायरेक्टली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो क्लास, ट्रिक से इसको लॉक करते हैं। अमेरिका के पास मूल अधिकार है कि वो न्याय के लिए महाभियोग चला सकें। इसमें मूल अधिकार, न्याय और महाभियोग तीनों आ गए। बहुत बढ़िया। MCQ पूछती हूँ, मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही जवाब, अमेरिका। और न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है अमेरिका। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स से लौट कर आते हैं इंडिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। अगले हेडिंग, उत्तर प्रदेश मेगा प्रोजेक्ट्स और साइट्स। यूपी के स्टेट एग्जाम्स के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पहला फैक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर्स और ये मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। दूसरा फैक्ट, अलीगढ़ की शेखा झील
यूपी की 12वीं और देश की 99वीं यानी 99th रामसर साइट बनी है। इसको मार्क कर लीजिए क्लास, 99th। तीसरा, शाहजहांपुर हवाई पट्टी 3.5 किलोमीटर लंबी बनाई गई है, स्पेशली फाइटर जेट्स के लिए। और चौथा, प्रयागराज में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का राजनाथ सिंह जी द्वारा उद्घाटन हुआ। यहाँ एक टर्म आया, रामसर साइट। क्लास, रामसर साइट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं जो आसपास के पानी को फिल्टर करते हैं, बाढ़ रोकते हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है। और मैं दोबारा एम्फेसिस दे रही हूँ, 99th साइट, ये फिगर एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो क्लास ट्रिक सुनिए। प्रयागराज में टेक संगोष्ठी करके 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से अलीगढ़ की शेखा झील पहुंचे। नाइस फ्लो। चलिए क्विज टाइम। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। और 99वीं रामसर साइट बनी शेखा झील किस जिले में है? सही उत्तर है अलीगढ़। अब इंफ्रा से निकलकर सीधे साइंस और टेक की लीप देखते हैं। हेडिंग है विज्ञान, चिकित्सा एवं अंतरिक्ष। एम्स दिल्ली ने 2 बड़े आविष्कार किए हैं। एक तो गंभीर रीढ़ विकृतियों यानी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के इलाज में सफलता पाई है, और दूसरा, उन्होंने भारत की पहली पोर्टेबल एमआरआई मशीन बनाई है। ये तो सच में मेडिकल फील्ड का गेम चेंजर है। एकदम। और स्पेस सेक्टर की बात करें तो गैलेक्सी आई नाम के एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप ने अपना उपग्रह मिशन दृष्टि के तहत फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। वैसे एक आम आदमी को इस पोर्टेबल एमआरआई से क्या फायदा मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, नॉर्मल एमआरआई मशीन्स बहुत बड़ी और महंगी होती हैं जो सिर्फ बड़े अस्पतालों में मिलती हैं। लेकिन पोर्टेबल एमआरआई का मतलब है कि अब इस मशीन को छोटे गांव और दूर दराज के इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकेगा। इससे मेडिकल फैसिलिटीज सब तक पहुंचेंगी। ये हुई ना बात। सो ट्रिक नोट करें क्लास। एम्स ने पोर्टेबल एमआरआई बनाई और गैलेक्सी आई ने दृष्टि से स्पेस देखा। बहुत सही। तो बताइए क्लास, किस संस्थान ने भारत में पहली बार पोर्टेबल एमआरआई मशीन बनाई? सही उत्तर है एम्स दिल्ली। और गैलेक्सी आई ने अपने किस उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया? उत्तर है मिशन दृष्टि। अब साइंस से शिफ्ट होकर देखते हैं हमारे राज्य क्या नई स्टेप्स ले रहे हैं। अगली हेडिंग, राज्यों के प्रमुख मिशन और एप्स। मेघालय ने यूपीएससी के छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की है और वहां गारो और खासी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। लैंग्वेज पेपर क्लियर करना पड़ेगा वहां। हाँ। फिर मिजोरम ने आपदा जानकारी यानी डिजास्टर इन्फो के लिए खबरेल ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने 13,000 करोड़ रुपए का एक विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ ने श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। क्लास, यहाँ आंध्र प्रदेश पे मशरूम मिशन पर ध्यान दीजिए। 13,000 करोड़ का अमाउंट बड़ा है। मशरूम फार्मिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें कम जगह और कम पानी लगता है और रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सही कहा। तो क्लास, इसकी ट्रिक भी लीजिए। मेघालय ने इंस्पायर किया, आंध्र ने मशरूम उगाया और मिजोरम ने खुवारेल ऐप बनाया। डन। तो एमसीक्यू राउंड। यूपीएससी छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू की? सही उत्तर है मेघालय। और आपदा जानकारी के लिए ख्वावरेल ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तर है मिजोरम। अब आते हैं एग्जाम के उस टॉपिक पर जो हमेशा आता है, फर्स्ट इन इंडिया यानी भारत में प्रथम। देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है रतिका श्री। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल। फिर तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ है। लद्दाख में विरासत सुरक्षा के लिए पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है। और सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है। अब इन टर्म्स को समझते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का बेसिक मतलब होता है कि ये रिएक्टर जितना न्यूक्लियर फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा नया फ्यूल प्रोड्यूस करता है, यानी ब्रीड करता है। अरे वाह, मतलब फ्यूल की टेंशन खत्म। एकदम। और दूसरी तरफ पेपरलेस न्यायपालिका की बात करें तो इससे कोर्ट में लाखों पेपर फाइल्स बच जाएंगी, एनवायरनमेंट भी सेफ और काम भी तेज। तो ट्रिक है, रातिका ने सिक्किम के पेपरलेस कोर्ट में बैठकर लद्दाख के पार्क का फैसला सुनाया। बहुत आसान ट्रिक है। एमसीक्यू लेती हूँ। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? क्लास याद कीजिए। सही उत्तर रातिका श्री। और भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित होगा? सही जवाब लद्दाख। चलिए भारत से आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग, विश्व के बड़े बदलाव और नए कानून। तुर्की में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित कर दिया है। ये तो ऐसी चीज है जिसकी जरूरत शायद हर जगह है आजकल। सही बात है।
जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है और यूएई ने ओपेक से अलग होने की बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। मैं तो कहता हूँ क्लास, जैसे किसी देश को चलाने के लिए संविधान होता है, कोरिया का एआई कानून वैसे ही डिजिटल युग का संविधान है। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी। एआई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया था। और क्लास, एक और पॉइंट को डीपली एनालाइज करें, तुर्की का सोशल मीडिया बंद बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए उठाया गया कदम है। और वहीं यूएई का ओपेक, जो कि तेल उत्पादक देशों का ग्रुप है, वहां से निकलना, ये ऑयल प्राइसेस पर ग्लोबल लेवल पर भारी असर डालेगा। तो ट्रिक से सभी फैक्ट्स को जोड़ते हैं। तुर्की के बच्चों ने सोशल मीडिया छोड़ा, जापान ने हथियार बेचे और कोरिया ने एआई कानून बनाया। एक्सीलेंट। एमसीक्यू टाइम। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया सीमित किया है? सही उत्तर तुर्की। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? उत्तर है यूएई। अब चलते हैं दुनिया की फैक्ट्री यानी चीन की तरफ। हेडिंग है चीन, उत्पादन, विज्ञान और तकनीक। चीन अभी दुनिया में स्टील, कोयला और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यहाँ तक कि R&D में भी। जी हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। शेंजन विश्वविद्यालय ने दुनिया का पहला डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित किया है और अंतरिक्ष में उन्होंने चंद्रा उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है। क्लास, यहाँ डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। इसका मतलब है कि कोयले को बिना जलाए डायरेक्ट केमिकल प्रोसेस से बिजली बनाना। इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। और दूसरा फैक्ट कि R&D में नंबर 1 आना, ये दिखाता है कि आने वाले सालों में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर चीन का ही कब्जा होगा। बिल्कुल। तो ट्रिक ध्यान से सुनिए। चीन ने तंबाकू और कोयला जलाकर एलियन खनिज ढूंढा और R&D में दुनिया को पीछे छोड़ा। वेरी कैची। एमसीक्यू पूछती हूँ, दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सब जानते हैं, चीन। और दुनिया का पहला प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल कहाँ विकसित हुआ? सही उत्तर शेंजन विश्वविद्यालय, चीन। अब हम पहुंच गए हैं क्लास के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। हेडिंग वैश्विक सम्मेलन एवं विविध तथ्य। इटली में कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित हुई, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया और 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता भी इटली को ही मिली है। इटली काफी न्यूज में है अभी। बिल्कुल। पड़ोस में देखें तो बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। फिर एक ज्योग्राफी का टर्म है 38th समानांतर रेखा यानी 38 पैरेलल, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटती है। और भाषा दिवस नोट करें, 23 अप्रैल को अंग्रेजी, 20 अप्रैल को चीनी और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस। बॉर्डर्स में से एक है। कोल्ड वॉर के टाइम से इसने एक पूरे प्रायद्वीप को 2 अलग विचारधाराओं में बांट रखा है। जियोपॉलिटिकली ये बहुत अहम है। सही बात है। तो फाइनल ट्रिक, इटली के तट पर बैठकर कोरिया ने 38वीं लाइन खींची और बांग्लादेश ने परमाणु बिजली बनाई। तो चलिए आज के आखिरी एमसीक्यूज। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर किसे सौंपी गई है? सही उत्तर इटली। और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा है? जवाब है बांग्लादेश। तो क्लास, स्टूडेंट चैलेंज का वक्त हो गया है। आज के इस मॉक टेस्ट में हमने कुल 26 एमसीक्यूज कवर किए हैं। आप सभी अपना असली स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले तो क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर।